नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आपसे ये आग्रह भी है कि इस वीडियो के लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही अब मैं चर्चा शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं आज के अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं ताहिरा हसन, प्रोग्रेसिव विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की, ये ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं और लखनऊ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। आशुतोष हैं, सत्यहिंदी.com के को फाउंडर हैं, एडिटर हैं और इसके अलावा नवोदय टाइम्स के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। ये हिंद समाचार पंजाब केसरी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, पुराने पत्रकार हैं, लखनऊ में मेरे सीनियर रहे नवभारत टाइम्स में। एक दो मेहमान अभी हमारे और इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं, जैसे जैसे जुड़ेंगे आपका परिचय करवाते चलेंगे। इस वक्त जो हालात हैं उसमें सबसे ज्यादा चिंता, सबसे बड़ी परेशानी कोरोना है। कोरोना के बाद दूसरा संकट है लॉकडाउन, लॉकडाउन से पैदा होने वाली परेशानी या लॉकडाउन के उल्लंघन से होने वाली परेशानी। लॉकडाउन के दौरान लोग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उससे किस तरह के संकट पैदा हो रहे हैं, कैसे खतरे पैदा हो रहे हैं। जो सेहत का खतरा है, आप हमारे और अपने परिवार के लिए खतरा है। इसके अलावा जो बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है वो ये है कि जैसी बातें चल रही हैं, जो हरकतें हो रही हैं, कुछ हरकतें हो रही हैं, कुछ उन हरकतों के साथ उनको जोड़कर एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, जिसे मिलाकर जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि ये स्थिति ज्यादा खतरनाक सामाजिक तरीके से। और लोग कुछ समय पहले तक आप सुनते थे, जुमला था कि क्रोनोलॉजी देखिए। अब लोग कह रहे हैं क्रोनोलॉजी देखने से गुजारा नहीं होगा, सोशियोलॉजी भी देखिए, साइकोलॉजी भी देखिए। तो इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं, इनकी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आशुतोष, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शुरू करें। बाकी लोगों से भी मैं, जैसा मेरा पुराना रिवायत है, मैं ओपनिंग कमेंट एक चाहता हूं आज की स्थिति पे और उसके बाद फिर हम लोग डिबेट में जाएंगे। तो शुरुआत आशुतोष के साथ। देखिए आलोक जी, ये बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि जहां पूरे देश को इस वक्त खड़े होकर इस कोरोना नाम के वायरस से लड़ना चाहिए और एकजुट होकर इस पूरे मसले में बातचीत करनी चाहिए, वहीं पे हो क्या रहा है कि कोरोना के बहाने पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की बात की जा रही हर पूरे मसले पर। जैसे मुरादाबाद का मसला उठा लेते हैं, मरकज का मसला उठा लेते हैं, तबलीगी जमात का मसला उठा लेते हैं, इंदौर का मसला उठा लेते हैं और इतनी सफाई के साथ चीजों को कहने का प्रयास करते हैं जिसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि दरअसल इस देश के अंदर अगर कोई समस्या है या फिर कोरोना नाम की कोई समस्या है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक तबका ही जिम्मेदार है, मुसलमान तबका ही जिम्मेदार है। बड़ी ईमानदारी से अगर बात करो, और ये जो हकीकत है, ये तस्वीर बहुत ही भयानक तस्वीर है, क्योंकि आप कोरोना वायरस से तो लड़ सकते हैं, आप उसका मेडिकल में एक वैक्सीन खोज सकते हैं, लेकिन ये जो सामाजिक वैक्सीन समाज के अंदर पिछले कुछ सालों से डालने का प्रयास किया गया है और जिसके माध्यम से एक पूरे समाज को आप स्टिग्मेटाइज करके उसको एक अलग रंग देके और उसको पूरी तरीके से एलिनेट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इसको सत्ता प्रतिष्ठान से पूरी तरीके से वरदहस्त हासिल है। जब मुरादाबाद की बात करते हैं तो कोई ये बात नहीं करता है कि वो कौन लोग हैं जो रामनवमी के मसले पर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, वो कौन बीजेपी का है जो बर्थडे मनाता है, 200 लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, वो कौन सज्जन है जो आंध्र प्रदेश के हैं और वो पूरे मसाल जुलूस निकालते हैं जबकि करते हैं, वो कौन लोग हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जब गिर जाती है तो उसके बाद वो लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पे आने वाले समय के जो मुख्यमंत्री महोदय वो भी 250-300 लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो उन पर कोई इल्जाम नहीं देता है, उनकी तरफ से आंखें मूंद दी जाती हैं। लेकिन मरकज का सवाल खड़ा होता है, इस पे कोई दो राय नहीं कि मरकज में जो कुछ हुआ है वो निहायत ही निंदनीय है। जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होनी चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जब पूरी दुनिया को मालूम था कि मरकज वहां पे इकट्ठा हो रहा है तो दिल्ली की पुलिस ने उनको क्यों परमिशन दी, और दिल्ली की पुलिस किसके अंतर्गत आती है, अमित शाह के अंतर्गत आती है, तो उन्होंने क्यों नहीं परमिशन उनकी खत्म की। उसके अलावा अगर वहां हो रहा था तो क्यों नहीं वहां पे लाठीचार्ज करके सबको भगाया गया, क्यों नहीं कार्रवाई की गई। ये काम तो मुंबई में होने वाला था लेकिन वहां परमिशन नहीं मिली तो नहीं कर पाया यहाँ पे। तो सवाल सिर्फ बहुत छोटा सा है कि इस देश के अंदर बहुत ही संजीदगी के साथ, संजीदगी थोड़ा गलत शब्द है, बहुत ही करीने से सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है और हर समस्या के लिए एक समुदाय को जो है वो स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है और उसको विलन बना के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसका विस्फोट किस रूप में होगा मुझे नहीं मालूम। जी,
तो ये ठीक आप कह रहे हैं, एक एक समुदाय को निशाना बनाकर राजनीति हो रही है और एक बड़ा भारी अभियान वर्षों से चला आ रहा है उस अभियान को। लेकिन मेरा एक सवाल है इसके साथ, और ताहिरा जी उसके मैं आप ओपनिंग कमेंट आप करना चाहेंगे, लेकिन मैं सवाल जोड़ूंगा साथ में जी। उस समुदाय के भीतर, और खास मैं अब दुराव छिपाव के साथ नहीं कहता हूँ, सीधे मुसलमानों के भीतर, समुदाय समुदाय कहने का कोई लाभ नहीं है, कहा है बिल्कुल मुसलमानों के मोहल्ले में डॉक्टर जा रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं। पहले इंदौर का किस्सा आया, औरंगाबाद का किस्सा आया, ऐसे और जगह कुछ कुछ किस्से आए। उन किस्सों में से बहुतों का खंडन भी आया, ये भी मैं बताऊं। या इंदौर में हुआ कि अगले दिन लोगों ने माफी मांगी उन्हीं डॉक्टरों से कि हमको गलती हो गई थी, हम गलतफहमी में कर गए। लेकिन अब जो मुरादाबाद का किस्सा आया, या मरकज वाले में मान लेंगे, मरकज में किसी एक इंसान की या कुछ लोगों की जहालत थी जिसका दोष आप सबको नहीं दे सकते, लेकिन ये मुरादाबाद वाला जो मामला है, जिस अंदाज में ड्रोन कैमरे से जो पिक्चरें ली गई, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, उसमें नहीं कहा जाएगा कि जो मजहबी लीडर हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी थी जो कि उन्होंने नहीं निभाई। वो अपने लोगों को क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं कि कैसे रहना है, और इसके सामने अब एक नया नैरेटिव खड़ा हो गया है, उस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन मूल सवाल, क्यों वहां जाकर लोगों पर पत्थरबाजी हो रही है, और इनको रोकने की जिम्मेदारी किस किस की है? पुलिस की है तो मान लिया, चलो पुलिस जाके एक्शन करेगी, लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसको जड़ से रोकने की जिम्मेदारी तो अपने, जैसे हमारे यहाँ परिवार में होती है, या जो लोग धर्म गुरुओं की सुनते हैं उनकी होती है। क्या वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे हट गए हैं, रहे नहीं है, और इस वजह से ये जो जहरीली राजनीति हो रही है इसको और ताकत मिल रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए आलोक जी, मेरा मानना है कि ये फैक्ट है कि कोविड-19 बहुत ही एक भयानक तरीके से हमारी पेंडेमिक है, इस समय पूरी दुनिया उससे लड़ रही है। हमें भी मिलके सबको इसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए, कैसे लॉकडाउन, कैसे टेस्टिंग की बात की जाए, कैसे उसके बाद के जो रोजी रोटी है, मजदूरों की समस्या, इस पे बात करते। लेकिन हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो अभी आपने, मैं ताजी उस पर बात करूंगी, मुरादाबाद क्या हो रहा है, हमें ये बात भी बहुत साफ तरीके से कहना होगा, बिना झिझके, बिना रुके और बिना लाए लपेट के, कि ये जो समुदाय में हम मुस्लिम कम्युनिटी में समुदाय सही बात है, मुस्लिम कम्युनिटी में जो जिम्मेदार वहां के लोकल लीडर, मुस्लिम लीडर प्लस जो मौलाना साहिबान है, इनको निकल के जाना चाहिए। हम लोग इतने दिनों से 20 साल से चिल्लाते थे मदरसा को मॉडर्नाइज कीजिए, वहां हर तरह का एजुकेशन दीजिए, साइंटिफिक टेम्पर को मजबूत कीजिए इस कम्युनिटी में। भाई रंगनाथ ने बताया, सबने बताया कि हमारी हालत बद से बदतर है, एजुकेशन में बहुत बुरा हशर है, लेकिन उस पर कभी बात ही नहीं हुई। देखिए, और बहुत से मुसलमान भी जो समुदाय के हैं वो खुल के उसको कंडेम नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है जिस तरह से हमें कंडेम करना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो एमएलए निकले और उन्हें लोगों को जमा किया 5 तारीख को दिया जलाने के बाद, हम उसको कंडेम करते हैं। हम इसको भी कंडेम करते हैं कि जिस तरह से कर्नाटका में हुआ, हम ये भी कंडेम करते हैं कि नौमी में जिस तरह से लोगों को जमा किया, हम इसको भी कंडेम करें कि कैसे मरकज में लोग जमा हुए। पुलिस को मना करना चाहिए था, लेकिन एज अ सिविल सोसाइटी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जब मक्का को में बंद कर दिया गया, सारे हज, सारे उम्रा सब बंद कर दिए गए, इस्लाम में जगह जगह, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सही बुखारी जो सबसे मजबूत किताब है मुसलमानों की हदीसों की, उसमें लिखा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंशन है। तो आखिर ये जाहिल कौन सा इस्लाम लेके चल रहे थे, और खुद मुसलमान क्यों नहीं निकल के इसको कंडेम कर रहे हैं? वो कंडेम करें ना, कि गलत बात है। दोनों में बैलेंस अगर हम नहीं रखेंगे तो कोविड-19 के बाद के जो हालात होंगे, मुझे नहीं लगता कि क्या होंगे, अब ये सोचने का सवाल नहीं है। ये खाई बहुत गहरी होती जा रही है, हालात बहुत खराब होंगे। ये जो नफरत फैल रही है, इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये भी एक पैंडेमिक होगा हमारे देश के लिए, और ये बहुत खराब होगा सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए दुनिया में। और इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी आलोक जी, कि हमें गलत को गलत कहना अब सीखना है। हमको वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठना है। हमें कहना है कि क्या गलत है, कहाँ कहाँ गलत हो रहा है, किस तरह से लोग आप करेंगे फर्जी वाले को रोका जा रहा है, मुसलमान जान के आधार कार्ड मांग रहे हैं, गलत है। आई कंडेम इन स्ट्रॉन्ग वर्ड कि आप ह्यूमिलेट करते। उसी तरह से हम मरकज को भी कंडेम करें और उतनी ही शिद्दत से
हम मुरादाबाद में जो हुआ उसको कंडेम करें। जी अगर हम नहीं करेंगे तो हालात खराब। जी। तो आप कह रही हैं कि हमको कंडेम करना चाहिए या हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कुछ श्रीवास्तव जी, ये देखिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमें सब चीजों को कंडेम करना चाहिए, तभी इस तरह की राजनीति से मुकाबला होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, ये मैंने भी कहा, देखिए सवाल मैंने उठाया कम्युनिटी लीडर्स पर, तायरा जी ने भी कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिसके हाथ में सत्ता है, वो जिसके कहने पर बहुत सारे लोग चलते हैं। वो क्या कर रहे हैं? क्या वो इस वक्त माहौल को ठंडा करने की, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, उनको एड्रेस करने का क्या क्या मैकेनिज्म है? कहा जा रहा है, कहा जाता है साहब दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहाँ है और वो क्यों नहीं दिख रहा है इस वक्त? वो जमीन पर उसके तंतु कहाँ हैं जो मैसेज फैलाने का, सच्चाई की राह दिखाने का काम करते हैं? देखिए आलोक जी, ये बात सच है कि इस दौर में, कोविड-19 के दौर में, जिस तरीके से समाज को पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, मैं और ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, समाज को, जो हम हिंदू मुसलमान सबको पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो नहीं निभा रहा है। हमको मजा आने लग गया है कि एक समाज को अगर इंगित किया जा रहा है तो हम उसमें मजे लेने लग गए। ये बहुत खतरनाक दौर है, ये मजे लेने का दौर नहीं है। जब ये मजे लेने का दौर, वो ठीक है कि वो एक समाज का एक हिस्सा गलती कर रहा है, कमियां उनमें है, थोड़ी सी अनपढ़ता की वजह से, वहां के नेतृत्व की वजह से वो दिक्कतें हैं, लेकिन आप क्या कर रहा है, दूसरा समाज क्या कर रहा है, कैसे उसको बढ़ने दे रहा है, कैसे उस पर आगे नहीं आ रहा है कि नहीं नहीं इस समय ये बातें करने की नहीं है, इस समय ऐसा इसकी मुहिम चलाने की नहीं है कि वही गलती पर है। जमायत एक संस्था एक मान लेते हैं, लेकिन जमायत एक समाज नहीं है, पूरा एक हिस्सा है, और आप उसी पे क्यों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं बार बार इसको लेकर के? मुझे ये भी खराब लगता है कि राज्य सरकारें या बाकी लोग इस तरीके से गिनती गिनाते हैं कि 500 में से 400 जमायत वाले हैं, पॉजिटिव जो पाए गए हैं उसमें ये थे, ये है। ये एक संकेत पूरा खराब देता है, और धीरे धीरे ये आप जहर घोलने का काम भी करेगा। क्यों? क्योंकि आप बार बार बता रहे हैं कि इनकी वजह से हुआ, ये ठीक है उनकी वजह से हुआ, और उसमें भी उससे बड़ी बेवकूफी उस समाज के नेतृत्व की थी जो बिल्कुल सामने नहीं आया, और उसको डिफेंड करने लोग आ गए कि नहीं नहीं साहब, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। आप इस तरीके से बात करने लगे जो जिसका मेल नहीं होने वाला था, कि अगर फंसे हैं तो वो बर्बाद करने वाले हैं, और नहीं फंसे हैं तो भक्त हैं, आप कहते कहते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो बहुत घालमेल किया गया, और उसकी वजह से आज हम सब लोग धीरे धीरे, मुझे लग रहा है कि अगर कोरोना से भला भी जीत जाए साल 2 साल 6 महीने में, लेकिन ये जो जहर आप बनवा रहे हैं ये खतरनाक है, जिसको रोकना ही होगा, और ये जिम्मेदारी हिंदू समाज पे ज्यादा होगी, जो मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, उस पे ज्यादा होगी कि वहां का नेतृत्व, वहां के लोग, और जो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी के अपने आप को दावा होने करती है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस समाज को साफ साफ इस दिशा में आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। जो बंटवारे का काम करना चाहते हैं लोग, उनको रोका जाए, टोका जाए, और ऐसे लोग जहां पे भी किसी भी माध्यम से हो, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, और वो उनको रोके, और दूसरी तरफ अपनी तरफ वालों को बिल्कुल रोके कि नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी, जो हो गया वो हो गया। करने वाले तो हिंदू समाज में क्या, हम रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, गलियों में अभी भी जिस तरीके से नालायकी चलती है, वो क्या सिर्फ मुस्लिम समाज ही कर रहा है? मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, उसके कॉलोनी के एक छोटे से पार्क में पता लगता है सुबह संघ की शाखा लगती है, मना करने के बाद आप किसको कहेंगे टोकेंगे? तो वो क्यों लग रही है? सब जानते हैं कि नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा विरोध करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, तो शायद धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन फिर भी अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। और ये विरोध के बजाय और कलर देने का काम हो रहा है अक्कू जी। कारण मैं बताऊं आपको, आज अगर आप अब मेन स्ट्रीम न्यूज मीडिया में क्या हो रहा है, मैं टेलीविजन बहुत कम देखता हूं इसलिए मैं नहीं बता सकता हूं, और न देखने की वजह यह है कि वहाँ इसी तरह दिन भर कुछ इस तरह के नैरेटिव पे चर्चा होती रहती थी, इसलिए मुझे लगा कि अब इसको देखने का कोई लाभ नहीं है।
लेकिन YouTube पर ऐसे चैनल चल रहे हैं। और आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगा, आप तो टेलीविजन का लंबा अनुभव आपके पास, उसके बाद आपने राजनीति में भी एक पारी खेल ली, और उसके बाद अब आप डिजिटल जर्नलिज्म कर रहे हैं तो इनके अनुभव बहुत सारे हैं। हाँ, तो जो YouTube का चैनल है वहां आप सुन रहे हैं और बड़े धर्म भाव से बैठकर, अब यहाँ तो जैसे हम लोग करते हैं ना, प्रवचन देने का काम करते हैं YouTube पर, अपने बैठे और बोलना शुरू किया, जो हमारे भक्त हैं वो सुनेंगे बाबा जी का नया अवतार हो गया है। वहां ये चल रहा है कि साहब मुस्लिम समाज में घेटोइजेशन को रोकना होगा, ऐसे मोहल्ले जहां केवल मुसलमान रहते हैं इनको बंद करना होगा। मेरा प्रश्न है आशुतोष, क्या मुसलमान एक मोहल्ले में रहते हैं इसलिए कि उनकी बड़ी इच्छा है कि वो जाकर एक ऐसे मोहल्ले में रहें जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं, जहां घुसना भी मुश्किल होता है, जहां सफाई कर्मी भी शायद मुश्किल से कभी मुंह दिखाने जाते हैं, या वो इसलिए वहां रहते हैं कि उनको बाकी कहीं लोग किराए पर मकान देने के लिए या अपना मकान बेचने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और अगर कोई बेच दे तो मोहल्ले वाले या अपार्टमेंट वाले उसका जीना हराम कर देते हैं कि तुम कैसे बेच सकते हो, हम नहीं बेचने देंगे। देखिए आलोक जी, पहली बात तो ये कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रे इंसिडेंट्स नहीं है। हम कभी कभी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि ये स्ट्रे इंसिडेंट्स, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रे इंसिडेंट्स नहीं है, ये बहुत ही लंबी चौड़ी सुनियोजित योजना के तहत ये सब कुछ हो रहा है, और ये जानते बूझते हो रहा है। अभी मैं आपको दो छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ इलाकों में ऐसे खबरें आई हैं जहां पे कि लोगों ने पोस्टर लगा दिया है और बैनर लगा रखा है कि यहाँ पे जो है मुसलमान जो है सब्जी नहीं खरीदेगा कोई उसका। क्या है, ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन अगर कार्रवाई होकर उनको जेल भेज दिया जाए और 4 लोगों को अगर उदाहरण पेश कर दिया जाए, हरकतें बंद हो जाएंगी। आपको हर दूसरा यूट्यूब चैनल आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करता है। व्हाट्सएप ग्रुप में, जिन कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूं, वहां पे अगर आप उसके कंटेंट को अगर आप देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे। और हिंदुस्तान की सरकार के देखरेख पे तो नहीं कहूंगा, लेकिन सरकारों को पता है ये कौन लोग हैं। और ये राजस्थान में भी चल रहा है, कांग्रेस की सरकार है, ये पंजाब में भी चल रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है, और ये आज की तारीख में बीजेपी जहां सरकार है वहां भी चल रहा। तो मेरा कहना है कि क्या ये जानते बूझते, और हाँ जानते बूझते हो रहा। कल मैं एक टीवी चैनल पे था और वहां पे एक आरएसएस के सज्जन थे। उन्होंने कहा कि वहां तो बांद्रा के बाहर एक मस्जिद है, लोग मस्जिदों के बाहर इकट्ठा हो रहे। मतलब दूसरे सज्जन बोले ये तो शाहीन बाग की तरीके से हो रहा। ये जो फ्रिजियोलॉजी जो यूज की जा रही है, ये जानबूझकर यूज की जा रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष को निशाना बना के उनको अपराधी घोषित करके उनको पूरी तरीके से सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की साजिश है इसमें। अब जब इन लोगों से सवाल पूछो कि भाई आसाराम बापू अगर उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लग रहा है तो क्या उसके बहाने उस समुदाय के सारे लोगों को हम वही कहना शुरू कर दें जो आसाराम बापू के बारे में कहते हैं? तब तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो प्रवृत्ति है इसको हम सब लोगों को गंभीरता के साथ समझना पड़ेगा। ये सिर्फ स्ट्रे इंसिडेंट्स नहीं है, ये सिर्फ अगर आपको लगता है कि पार्टी विशेष को समझना चाहिए, नहीं, पार्टी विशेष समझ बूझ कर ये काम कर रही है। दिक्कत की बात क्या है कि हमसे आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब ऐसा हुआ तो आप क्या कर रहे थे। आप पलट के उनसे सवाल पूछे आप क्या कर रहे थे, वो सवाल नहीं पूछे जाते। फिर मुझे एक बार ताहिरा जी के पास चलना पड़ेगा, पॉलिटिक्स करती हैं, राजनीति में हैं। तो ताहिरा जी, आपका इस पर क्या ओपिनियन, क्या व्यू है कि सिर्फ एक तरह, हमने सबने कहा कि साहब मुरादाबाद में जो हुआ उसका हम बहुत विरोध करते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जो इससे इतर घटनाएं जो आशुतोष बता रहे हैं और जो हमने इससे पहले, क्योंकि मैं अब वक्त थोड़ा कम बचा है इसलिए बात को वाइंड अप करेंगे धीरे धीरे, लेकिन ये आशुतोष ने याद दिलाया, मुझे भी याद आया और मैंने ये बात पहले भी कही है। फल सब्जी बेचने वालों से पूछा जा रहा है नाम क्या बताओ भाई। जब उसने नाम बताने के बाद उससे कहा कि कल से भाई ऐसा है कि अब आप यहाँ दुकान मत लगाइए, आपसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भाई आपकी तरफ से बीमारी आती है तो आप यहाँ मत आया करो। उसके ठीक बगल में एक हिंदू परिवार दुकान लगा के बैठा है, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सफाई रखिएगा, और अगर ये आए यहाँ तो आप मुझे फोन करके बताइएगा। गांव के बाहर बैनर लगा हुआ, मैंने फोटो देखी है कि इस गांव में मुसलमान व्यापारी कृपया प्रवेश न करें। इसमें कृपया, प्लीज जैसे शब्दों का बड़ा भरपूर इस्तेमाल हो रहा है।
लेकिन ये हमारे समाज को कहाँ ले जा रहा है? जिस इंसान से एक बार कह दिया जाए, कभी सोच के देखिए आप, क्योंकि आप लीडर हैं और आप संभ्रांत परिवार के हैं, आपके साथ ये व्यवहार नहीं हो रहा हो, लेकिन किसी एक गरीब इंसान के साथ ये व्यवहार होता है, ज्यादातर गरीबों के साथ होता है। जिसके साथ एक बार ये व्यवहार हो गया, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, उसके मन में क्या हो रहा होगा, और वो क्या नहीं कर सकता है अगर वो उसने इस बात को दिल पे ले लिया तो। नहीं, बिल्कुल आलोक जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोविड-19 से अगर हम जीत भी गए तो ये जो नफरत फैल रही है, जड़ें इसकी जो गहरी हो रही हैं, ये बिल्कुल इंजेक्ट किया जा रहा है कम्युनलिज्म को डायरेक्ट सिविल सोसाइटी की वेन में। और ये सबसे खतरनाक बात है। जैसे सब्जी वाले का मैंने बताया कि जिस तरह से सब्जी वालों से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ, अगर मुसलमान है तो इनसे सब्जी मत लीजिए, इनका बहिष्कार कीजिए, इस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि बहुत भयानक समय है, बहुत अजीब समय है। और आपने कहा मुझे नहीं झेलना पड़ता, मुझे भी झेलना पड़ जाता है सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भी। मैंने अभी मीडिया पे ही जाहिल कहा था, अभी कल की बात है, मीडिया पे मैंने जाहिल कहा, मुरादाबाद में जो हुआ ये जहालत है। तो एक हमारे जो साथ में थे वो खफा हो गए कि आपने जाहिल कैसे कहा। तो बड़ी हल्की फुल्की चीज कह के आप डिफेंड कर रही हैं। आप बताइए, मैं जाहिल कह रही हूँ, उनको कह रही हूँ गलत किया जो मुरादाबाद में हुआ, मैं उसको कंडेम करती हूँ, वो कह रहे हैं आप उनको डिफेंड कर रही हैं। आप जाहिल कह रही, कितना छोटा वर्ड कह रही हैं आप उनके लिए। तो आप ये सोचिए कि किस कदर जहर जो है वो बहुत डीप अंदर तक फैल गया है। और बिल्कुल ये फैक्ट है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो बोलते हैं, बातें कहते हैं, अगर वो ये कहें और कह के वो प्रैक्टिकल में भी आए, उसका जमीन पे इम्प्लीमेंट भी हो, ये संविधान में वो ये जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। हम एनार्की में नहीं है, किसी को हक नहीं है कानून हाथ में लेने का, भेदभाव करने का, किसी को हक नहीं है आर्टिकल 14, 15, 21 और 51 को रौंदने का। लेकिन इस तरह की बात नहीं होती है। जब हेड ऑफ द पूरा जो देश का है वो वहां से ये बात नहीं आती है, तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा मानना है कि हमको, आपको, जो हम लोग यहाँ बैठे, उन सबको अपनी कम्युनिटी में जाना पड़ेगा और ये बात उनसे करनी होगी। हमें जो लोग जिम्मेदार लोग मुरादाबाद में, मुझे लगता है जाना चाहिए, कम्युनिटी के साथ बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, उन महिलाओं से बात करना चाहिए जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनसे उनको समझाना चाहिए, आप कह रही हैं बताना चाहिए, होना चाहिए, कम्युनिटी होना चाहिए। आकू जी ने भी इससे पहले कहा कि ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हिंदू समुदाय की या बहुसंख्यक समुदाय की है। आकू जी, ये समुदाय की जिम्मेदारी वगैरह तो ठीक है, समुदाय की जिम्मेदारी सब में, जिम्मेदार लोग हर समुदाय में होते हैं, गैर जिम्मेदार लोग भी हर समुदाय में होते हैं। प्रश्न ये है कि जो सत्ता है, जो कानून का इकबाल रखना जिसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी का पालन होता वो कैसे दिखेगा? जब आप एक सब्जी वाले को इस तरह से, सब्जी वाले का बॉयकॉट कर रहे हो, किसी दुकानदार से कह रहे हो कि ये मुसलमान है तो इससे सामान मत खरीदो, ये बड़े पैमाने पे चल रहा है। कहा जा रहा है कि म्यांमार में लोगों ने ऐसे ही किया था और वहां देखो सब भाग गए। ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। इसको पकड़ने की, रोकने की, अफवाह फैलाने पर इतने इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। रोज आप संपादक हैं, आपके पास मैसेज आ रहे होंगे पुलिस के कि आज इतने लोग व्हाट्सएप पर झूठा मैसेज फैलाते हुए पकड़े गए। ये झूठा मैसेज फैलाने की वजह से दिल्ली में, मुंबई में बांद्रा के विनय दुबे की गिरफ्तारी हुई, इसलिए कि उन्होंने एक झूठा मैसेज फैलाया था। ये जो लोग नफरत बो रहे हैं, खुलेआम बो रहे हैं, उनके वीडियो मैसेजेस उपलब्ध हैं, उनकी तस्वीरें उपलब्ध हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई का एक भी उदाहरण कहीं आपको सुनने को मिला हो तो बताइए। और क्या इनके खिलाफ कार्रवाई किए बिना ये तय हो पाएगा, ये इकबाल कानून का कायम हो पाएगा? नहीं आलोक जी, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में कानून बनाया भी गया है कि अगर आपने नफरत फैलाई तो किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई बहुत सारा ऐसा कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होते नहीं नजर आ रहा है। मेरा तो मानना है इस तरीके का कानून जैसे कि अभी बनाया गया कि 20 तारीख से आप जो है थूकेंगे तो उस पर आपको सजा होगी। अगर इस तरीके की चीजें हो कि साहब आपने अगर किसी सब्जी वाले किया और उसने रिपोर्ट कर दी थाने में, तो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे और आप इस धारा के अंतर्गत आपको बंद कर दिया जाएगा। जब तक ये होता हुआ नहीं दिखेगा,
तब तक कुछ होना मुश्किल होगा। मैं फिर कह रहा हूँ इससे जीत जाएंगे, लेकिन आगे की लड़ाई जो हम अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएंगे उसकी क्या होगी? वो तो और खाई बढ़ाने के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, जो बहुत ही खराब, गलत, और उसकी कल्पना करना भी बहुत ही खराब है, मुझे लगता है। जी, तो मेरे पास अब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे ये चर्चा यहाँ खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ये कहना जरूरी है कि ये वक्त बहुत खराब है, और इस वक्त हम सबको मिलकर जिस वक्त एक बड़े दुश्मन से लड़ाई लड़नी थी। सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना का वायरस, जिससे हमें लड़ना था। उसके बाद दूसरा बड़ा दुश्मन कोरोना से इकोनॉमी पे आने वाला संकट। ऐसी स्थिति में जब हम इनसे लड़ने के बजाय अगर हम इस पर आ रहे हैं कि हम एक दूसरे से लड़ने लगें, एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाने लगें, या किसी का हम बहिष्कार कर रहे हैं, इसकी समस्या पैदा करें, तो ये स्थिति और खराब होगी। इसके बजाय जरूरत है इस वक्त कि हम सब अपने अपने गिरेबान में झांकें। और यहाँ पर मैं एक साहिर लुधियानवी की पुराने गीत है उनका, उसकी 4 लाइनों के साथ प्रोग्राम खत्म करूंगा। आपसे एक आग्रह है, अगर अभी तक आपने ये मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें। साहिर की लाइनें। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके, वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा, ए रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा। ये सवाल हमेशा, हर बार, कोई मरे या न मरे, आदमी जिंदा रहते हुए भी मरे के बराबर महसूस करने लगता है। वो कैसा महसूस करता होगा, ये सोचिए। अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।